हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 का लेसन 4, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट्स होते हैं, और हम जानेंगे कि हम एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो अब देखिए डिस्प्यूट क्या होता है। जब मैनेजमेंट और जब एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयमेंट को लेकर कंफ्लिक्ट होता है। कंफ्लिक्ट मतलब वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो इसी को बोला जाता है लेबर डिस्प्यूट। और ये जो लेबर डिस्प्यूट होता है यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी होता है। तो ये डिस्प्यूट किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर जो जॉब देता है और ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव वर्कर होता है ना, उसके बीच में। ट्रेड यूनियन को तो आपको पता ही है ना, ट्रेड यूनियन क्या होती है। एक यूनियन होती है जिसका एक हेड होता है जो सभी एम्प्लॉय के लिए जिम्मेदार होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, वैसे ही। तो देखिए जो डिस्प्यूट्स है किस किस चीजों को लेकर हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है सैलरी। अब सैलरी कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये डिस्प्यूट हो सकता है। और दूसरा होता है वर्किंग कंडीशन। अब वर्किंग कंडीशन खराब है, अच्छी नहीं है, तो उस पर भी तो विवाद होना जायज है। तो ये जो दो सोर्सेज होते हैं सबसे मेन सोर्सेज माने जाते हैं। एक है सैलरी यानी वेजेज को लेकर और एक वर्किंग कंडीशन को लेकर। तो ये दो चीजों से सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स होते हैं। अब देखिए जो इंडस्ट्रियल डिस्टरबेंस होती है अभी किन किन कारण की वजह से हो सकती है, जैसे कि वर्कर की स्ट्राइक। अगर हड़ताल चल रही है वर्कर्स की तो उसकी वजह से भी डिस्टरबेंस आ सकती है। लॉकआउट मतलब कंपनी को बंद कर देना, इतनी हड़ताल करना, इतना जाम लगा देना कि जो कंपनी है वो बंद हो जाए, उस पर ताला लग जाए। फिर पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है धरना देना, है ना। और फिर होता है घेरोस। घेरोस का मतलब होता है घेराव करना, मतलब कंपनी को चारों तरफ से घेर देना, है ना। जो मालिक है उसको कंपनी से निकल लेना देना, है ना, नारेबाजी करना। और इनडिसिप्लिन वाले वर्क करना यानी हड़ताल करना। और कभी कभार तो आप देखते हैं हड़ताल इतनी भयंकर हो जाती है कि फिर कंपनी में तोड़फोड़ भी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए ये सब आपने चीजें पढ़ी है, वर्कर की तरफ से होती है। अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से क्या क्या चीजें होती हैं इस डिस्टरबेंस को लेकर। तो देखिए सबसे पहले है इनएडिक्वेट कंपनसेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनसेशन कंपनी द्वारा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, मतलब वो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो इसकी वजह से भी डिस्टरबेंस हो सकती है। अगला है अब्सेंस ऑफ बेनिफिट्स। अब देखिए जितने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो डिस्टरबेंस है, डिस्प्यूट्स है, वो जायज है। और देखिए कुछ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जो ये डिस्टरबेंस है वो होती है। तो अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्टर्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक्टर्स का मतलब है कि जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो देखिए कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, मतलब दो एम्प्लॉयर। कंपनी में क्या होता है कि दो एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं ना, दो मालिक हो सकते हैं कंपनी के, तो उनके आपस में भी विवाद या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर है एम्प्लॉयर और वर्कर, जो मतलब जो नौकरी दे रहा है और जो एम्प्लॉय है यानी वर्कर के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और वर्कर्स के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, मतलब आपस में जो एम्प्लॉय भिड़ गए, तो इसकी वजह से भी ये डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अगला है स्ट्रक्चर्स। तो देखिए बताया गया कि जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये कौन कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं। पहला है स्ट्राइक, यानी जब हड़ताल होती है तो इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री में क्या डिस्प्यूट्स हैं। लॉकआउट, लॉकआउट का मतलब तालाबंदी कर देना, कंपनी में ताला लगवा देना। घेरोस यानी घेराव कर देना, कंपनी को चारों तरफ से घेर देना, कर्मचारी को अंदर बाहर न करने देना। गो स्लो टैक्टिक्स, इसका मतलब होता है धीमी रणनीति से काम करना। और दूसरा होता है पेन डाउन स्ट्राइक। तो ये सारे फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है। अगला है पार्टिसिपेशन, मतलब जब भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो उसमें एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय शामिल होता है। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है, इसमें आइदर बोला गया, या तो देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं आपस में। अगला है कनेक्टेड टू एन इंडस्ट्री। तो देखिए बोल रहे हैं कि जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहा जाता है। और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स माने जाएंगे कि ये ऐसी इंडस्ट्री में हो रहा है जो फंक्शनिंग में है, मतलब कार्यरत है। अब ऐसी इंडस्ट्री में हो रहा है जो पहले से ही बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो वो फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं कहलाएगी। सिर्फ वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहलाएगा जो इंडस्ट्री अभी रनिंग में है, फंक्शनिंग में है। अगला है क्लैरिटी। अब देखिए जिन भी इश्यूज को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, मतलब वो इश्यूज सबके सामने होने चाहिए, वो भी क्लैरिटी के साथ होने चाहिए। अगर ये जो इश्यूज है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो जो डिस्प्यूट्स है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो हर डिस्प्यूट्स को खत्म करना है तो हमें सारे इश्यूज को ट्रांसपेरेंट करना होगा। अगला है सोर्स। अब देखिए बोला गया कि जो डिस्प्यूट होता है इसका सोर्स क्या है। जब एम्प्लॉय और जो ट्रेड यूनियन होती है उसकी कोई रिक्वेस्ट होती है ना, कोई मांग होती है, जब वो एम्प्लॉयर से अपनी मांग रखती है और एम्प्लॉयर उस मांग को रिफ्यूज कर देता है, एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो ये डिस्प्यूट वहां से उत्पन्न होता है, यानी स्टार्ट होता है। तो इसका सोर्स क्या हो गया? जब एम्प्लॉय ने कोई रिक्वेस्ट करी और एम्प्लॉयर ने मना कर दी। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब अब हम जानेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए पहला टाइप है इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स।
जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है इसमें इकोनॉमिक आ गया, तो यानी पैसों से रिलेटेड ये डिस्प्यूट होने वाला है। तो अब देखिए इस डिस्प्यूट्स में क्या होता है, जब एम्प्लॉय और जो ट्रेड यूनियन होती है वो जब भी एम्प्लॉयर से अपनी रिक्वेस्ट रखती है, किसको लेकर, सैलरी को लेकर, जितने भी फ्रिंजेस बेनिफिट्स है उसको लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर, तो जब इन सब चीजों पे जो ट्रेड यूनियन है एम्प्लॉयर से बात करती है और जो एम्प्लॉयर है वो इन सभी मांगों को रिफ्यूज कर देता है, वो सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं होता, वो जॉब सिक्योरिटी नहीं देता, वो बेनिफिट्स भी नहीं देता और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं करता, तो ऐसे में ये डिस्प्यूट्स हो सकता है। तो ये ऐसा डिस्प्यूट्स जिसमें सैलरी वगैरह आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। अगला है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अब देखिए जो एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है उनके बीच में जब भी डिसएग्रीमेंट होता है यानी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम रिजॉल्व करने के लिए रूल और एक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ना, ये कब स्टार्ट होता है, जब जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय और लेबर यूनियन के साथ मिसबिहेव करता है। तो जब मैनेजमेंट एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव करे, उनको अच्छे से ट्रीट ना करे, तो ये डिसएग्रीमेंट हो सकता है और इस डिसएग्रीमेंट को एक्ट और रूल के साथ रिजॉल्व किया जा सकता है। अगला है ग्रीवेंस एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए ये जो डिस्प्यूट होता है ये कब होता है, जब उनकी ग्रीवेंस यानी शिकायतों को और उनके राइट्स को यानी उनके अधिकारों का खंडन किया जाता है। कौन करता है, जब मैनेजमेंट एम्प्लॉय के जो भी शिकायतें उनको ना सुने और उनके जो भी राइट्स है उनको ना दे, तो ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट सही हो सकता है। अब देखिए ये जो डिस्प्यूट्स है इनमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि पनिशमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ सैलरी, फ्रिंजेस बेनिफिट्स, ओवर टाइम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सीनियोरिटी, वर्क रूल्स, लीव रूल्स। तो ये कई सारे जितने भी इश्यूज हैं इस डिस्प्यूट्स में आ जाते हैं। मतलब ये सारे जितने भी इश्यूज है ना, ये किसके राइट होते हैं, एम्प्लॉय के राइट होते हैं, मतलब सैलरी का लेना है ना, और जितने भी बेनिफिट्स हैं ये भी उसका राइट है, ओवर टाइम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ये सब एम्प्लॉय के राइट्स होते हैं। अगर जो मैनेजमेंट है इनका पालन नहीं करती है और इनको राइट नहीं देती है, तो ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हो सकते हैं। अगला है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट्स। अब देखिए ये जो डिस्प्यूट है कब होता है कि जब जो मैनेजमेंट है वो उनको रिकॉग्नाइज ना करे एज अ लेबर यूनियन, मतलब जो एम्प्लॉय है उन्होंने एक यूनियन बनाई है ना, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया कि हम तो ट्रेड यूनियन मानते ही नहीं है ना, लेबर यूनियन मानते ही नहीं है, तो ऐसे में जो ये डिस्प्यूट है ये हो सकता है। तो देखिए कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी को लगता है अगर ये लेबर यूनियन बन गई तो इनके खिलाफ फिर वो हड़ताल करेगी, विरोध करेगी ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी, सैलरी को लेकर, सैलरी को बढ़ाने को लेकर मांग करेगी, तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है इनको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देता है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है मान्यता देना। अगर देखिए कंपनी इनको मान्यता ही नहीं देगी, मतलब ये हमने मना कर दिया कि तुम लेबर यूनियन हो ही नहीं, तो वो फिर कुछ बार्गेनिंग ही नहीं कर सकते ना, सैलरी बढ़ाने की मांग ही नहीं कर सकते। तो मतलब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी कर सकते हैं जब इनकी लेबर यूनियन को मान्यता मिल जाए। अब मान्यता ही नहीं देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। अब देखिए मान्यता ना देने का भी एक कारण हो सकता है। देखिए मान्यता तभी दी जाएगी किसी भी यूनियन को जब उसमें बहुत सारे मेंबर्स यानी एम्प्लॉइज होंगे। अब मान लीजिए 10-20 एम्प्लॉय है वो ही अपनी यूनियन बनाने लग गए, तो उनको मान्यता कैसे मिलेगी, तो मान्यता सिर्फ उन्हीं यूनियन को मिलती है जब जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि लेबर यूनियन में कम से कम 500 एम्प्लॉइज तो होने चाहिए। अगर उससे कम होते हैं तो ऐसे में जो कंपनी है ना उनको रिकॉग्नाइजेशन देने से यानी मान्यता देने से मना कर देती है। अब देखिए हमने इतने सारे डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ा है ना, सबसे पहले हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। अब हम देखेंगे ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है इनको हम रिजॉल्व करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्क कमिटीज। अब देखिए अगर हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है तो हमें एक वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी, और ये जो कमेटी बनती है इसमें 100 से ज्यादा लोग होने चाहिए, या तो 100 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, तो तब जाके ये जो कमेटी है ये बनाई जाती है, वो भी इंडस्ट्री में। तो देखिए इस वर्क कमेटी का जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के जितने भी सोर्सेज है ना उनको खत्म करना, ताकि भविष्य में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स ना हो सके। अगला मेथड है ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी। तो देखिए 1982 में एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लेकर। तो इस एक्ट के अनुसार क्या था कि जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री है, वो अपने इंडस्ट्री में एक ग्रीवेंस रेजोल्यूशन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी। तो इस अथॉरिटी का काम था कि एम्प्लॉय को जो भी समस्या है, जो भी शिकायत है, उनका रेजोल्यूशन कर सके, है ना, उनको रिजॉल्व कर सके, और जितने भी स्पेसिफिक केस होते हैं, बड़े जितने भी मुद्दे होते हैं, उनको ये हैंडल कर सके, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके चांसेस कम हो सके। अगला है काउंसिलेशन ऑफिसर। तो देखिए काउंसिलेशन ऑफिसर क्या होता है, काउंसिलेशन का मतलब होता है सुलह करवाना। तो देखिए ऐसा ऑफिसर जो सुलह करवाता है दो पार्टीज के बीच में, तो उसे बोलते हैं काउंसिलिंग ऑफिसर। और ये जो ऑफिसर होता है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है। तो इस ऑफिसर का काम होता है कि दोनों पार्टी को एक साथ रखना और जितने भी इश्यूज हैं इन दोनों के बीच में उसको रिजॉल्व करना। अब देखिए जब भी डिस्प्यूट होता है तो जिस डेट को डिस्प्यूट हुआ है उससे 14 दिन के अंदर अंदर जो ये ऑफिसर होता है इसका काम होता है कि उस इशू को रिजॉल्व करना। तो 14 दिन के अंदर अंदर अपना जो भी फैसला है वो सुनाता है और डिस्प्यूट को खत्म करता है। अगला है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब देखिए जो काउंसिलेशन ऑफिसर होता है और जो बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन होता है, अगर वो असहमत होते हैं इस डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, तो ये जो डिस्प्यूट होता है फिर इसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को सबमिट कर दिया जाता है। तो ये कोर्ट का काम होता है कि जो भी इशू है उसको एग्जामिन करना और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट को डिलीवर कर देना।
तो देखिए जो ऑफिसर है अगर उससे ये सेटलमेंट नहीं होती है तो फिर वो कोर्ट को भेजेगा ये सारा केस, और फिर कोर्ट के एग्जामिन करेगा और फिर गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट भेज देगा। फिर जो गवर्नमेंट है फिर इस इशू पे डिसीजन लेती है। अगला है लेबर कोर्ट। तो देखिए जो लेबर कोर्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है ताकि कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सके। अब देखिए जो कोर्ट है किन किन केस से डील करती है, डिसमिसल, डिस्चार्ज, सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इससे रिलेटेड ये जो केस होते हैं इनसे ये डील करती है। मतलब एम्प्लॉय को निकाल देना जॉब से, है ना, उसको हटा देना, डिस्चार्ज कर देना, उसको सस्पेंड कर देना, तो इन केस को लेकर ये कोर्ट ये अपने फैसले देती है। और जब ये कोर्ट फैसले दे देती है फिर उस फैसले को गवर्नमेंट को सौंप देती है, उस रिपोर्ट को सौंप देती है गवर्नमेंट को। फिर जो गवर्नमेंट है वो फिर इनके फैसला देखती है, पूरा केस देखती है, फिर अपना जो मेन डिसीजन है वो सुनाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। अब देखिए आप समझते होंगे कि जो स्ट्रेस होता है वो बुरी चीज होती है ना। जब भी स्ट्रेस होता है दिमाग में दर्द होता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता। जो स्ट्रेस होता है वो आपके लिए हमेशा के लिए बैड नहीं होता, वो कभी कभार आपके लिए गुड भी हो जाता है। तो देखिए स्ट्रेस आपके लिए गुड तब होगा जब ये आपके एक मोटिवेटर के तौर पर काम करेगा, आपको मोटिवेशन देगा कोई भी काम करने के लिए। जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लूं, अगर मैं 2-4 दिन तक वीडियो ना बनाऊं तो मुझे क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मुझे क्या स्ट्रेस होता है, तो फिर क्या मैं वो काम करने लग जाता हूँ। तो जो स्ट्रेस है एक टाइप का मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन देखिए ये जो स्ट्रेस है अगर ये काफी हाई हो जाता है, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस तो कंपलसरी होता है, मतलब ठीक होता है आपके लिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी है। लेकिन अगर स्ट्रेस आपको बहुत ही ज्यादा हो जाए, हाई लेवल तक हो जाए, तो ये आपकी बीमारी का काम भी कर सकता है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, आपकी जो सोशल प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कर सकता है। और देखिए स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से जो स्ट्रेस है वो आपके काम पर भी अफेक्ट डाल सकता है, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, और जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी, आपका जॉब करने का मन नहीं करेगा, और ये भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़कर चले जाएं। तो देखा जाए तो जो स्ट्रेस है ना वो गुड भी है और बैड भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को अपने एक मोटिवेटर के तौर पर काम करते हैं और या फिर उसको डिप्रेशन के तौर पर ले लेते हैं। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। तो देखिए पहला सोर्स है ओवर टाइम। अब देखिए कोई भी एम्प्लॉई है वो ओवर टाइम करेगा, दिन रात भर काम करेगा, तो ऐसे में उसके दिमाग पर जोर पड़ सकता है ना। आप अब दिन रात काम करेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे बीच में, तो ऐसे में आपका दिमाग क्या गर्म होने लगेगा, दर्द होने लगेगा सर में, और आप अच्छा फील नहीं करेंगे, और आपको ऐसे में बीमारी भी हो सकती है। तो ओवर टाइम करने से क्या स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि ओवर टाइम आपके लिए गलत है, कि ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, ओवर टाइम करना चाहिए, लेकिन आपको ब्रेक ले लेकर करना चाहिए। आपको ये नहीं कि आप लगातार काम कर रहे हैं, आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे। अगला है रिपीटेटिव टास्क। मतलब जो आप टास्क है ना वो बार बार करे जा रहे हैं, तो ऐसे में भी स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे में आपको जानना पड़ेगा कि जब भी आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड है, और आपको ऐसे कौन कौन से आप कदम उठा सकते हैं जिससे कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगला है अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब होता है अनिश्चितता। तो देखिए इसकी वजह से स्ट्रेस कैसे होता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय कोई काम करता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, उस एक्सपेक्टेशन के लिए वो काम करता है कि वो भविष्य में सोचता है कि मेरे साथ ये होगा, मेरा ये प्रमोशन हो जाएगा, मेरी इतनी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको स्ट्रेस हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, मैं काम करता रहता हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, तो इसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो सकता है। मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल ना होती, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको स्ट्रेस होता है। अगला है रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको अपना रोल पता होना चाहिए कि मैं जो इस समय अपना काम दे रहा हूँ मेरा रोल क्या है, मैं क्या क्या करना है, मुझे करना है और क्या क्या मुझे नहीं करना है, तो उसको अपने रोल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर उसको रोल के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, उसको क्या करना है यही पता होगा, तो ऐसे में भी उसको स्ट्रेस हो सकता है। अगला है कम्युनिकेशन। अब देखिए इसकी वजह से स्ट्रेस कब होता है, जब एम्प्लॉय इंट्रोवर्ट होता है ना, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, तो अगर वो बातचीत नहीं करेगा उसको एडवाइस नहीं मिलेगी, किसी की सलाह नहीं मिलेगी, किसी की गाइडेंस नहीं मिलेगी, है ना, तो ऐसे में उसको स्ट्रेस हो सकता है। उसको जब पता ही नहीं होगा, गाइडेंस ही नहीं होगी, तो ऐसे में वो सारे काम गलत गलत करेगा, ऐसे में उसको स्ट्रेस हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि ये जो स्ट्रेस होता है इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो हमारी पहली निंजा टेक्निक है फैसिलिटेटिंग कन्वर्सेशन। तो देखिए अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो हमें जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको सुविधाजनक बनाना होगा, जिससे क्या होगा कि सारे एम्प्लॉय एक दूसरे से आसानी से बात कर पाएंगे, जिससे उनका स्ट्रेस कम होगा, वो अच्छे से घुल मिल पाएंगे आपस में। और ऐसा करने से जो एम्प्लॉइज है उनको पता चलेगा कि उनको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। अगला है प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग। तो देखिए अगर हम उत्पादकता को बढ़ाएं तो इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। अब देखिए वो कैसे होगा, अगर हम उनको ऐसे ऐसे टूल देंगे, है ना, ऐसी ऐसी मशीनें देंगे जिससे क्या होगा कि वो आसानी से जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे, तो ऐसे जो उनका जो मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज होगा, वो इंप्रूव होगा। और अगर उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो उनको ऐसा फील होगा कि हाँ वो भी क्या एक इंपॉर्टेंट वर्कर है, और उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो उनपे खड़ा उतर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी और उनका जो स्ट्रेस है वो भी दूर होगा और उनका काम में मन लगेगा। अगला है रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स।
तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जितने भी हमारे खर्चे हैं ना उनको कम करके। तो देखिए जो कंपनी है उसको अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, जितने भी उसके खर्चे हैं ना उसको कम करना चाहिए। फिर उससे जितना भी पैसा बचेगा उनको एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए यूज करना चाहिए, उनको बेनिफिट्स देने चाहिए, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। अगला है प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। अब देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है ना, वार्तालाप करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो ऐसे में जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो देखिए ऐसे में कंपनी क्या कर सकती है, कई सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकती है ना, ओरिएंटेशन ले सकती है। ऐसे में क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज है वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो ऐसे क्या होगा वो कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ और उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। अगला है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। तो देखिए जो एचआर पर्सनल्स होते हैं उनको मेंटल हेल्थ जो वर्कशॉप्स होती है उनको कंडक्ट करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से वर्कर है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, फिर उसको कम करने के लिए कार्य किए जाएंगे। अगला है वर्क लाइफ बैलेंस विथ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। तो देखिए कंपनी को क्या करना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉई है उनको ऐसा एक वर्क शेड्यूल देना चाहिए जिसमें वो अपनी जो वर्क लाइफ है उसको भी बैलेंस कर सके और जो घर की लाइफ है उसको भी बैलेंस कर सके, मतलब जो वर्क और लाइफ है दोनों को बैलेंस कर सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ कंपनी का काम करते रहे, उनको घर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रेस है ना वो कम होगा, ताकि वो घर पे भी ध्यान दे सके, घर पे अच्छे से मिलजुल सके लोगों से। यही नहीं कि सिर्फ काम करे जा रहे हैं, काम करते रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ऐसे में उनका ऐसा शेड्यूल देना चाहिए, वो घर पे भी टाइम स्पेंड कर सके और कंपनी में भी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, स्ट्रेस कम होगा और जो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। अगला है कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट। तो देखिए जो वर्कर्स है उनके बीच में कभी ना कभी तो फ्रिक्शन होगा, मतलब लड़ाई झगड़ा तो हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं ना काम करते समय। तो ऐसे में जो एचआर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, कम करवाना है ना, इन सबको सॉल्व करना और सभी वर्कर के साथ इक्वली बिहेव करना। अब हमारा अगला टॉपिक है रिजुविनेशन ब्रेक्स। तो ये ऐसे ब्रेक्स होते हैं जब आप लंबे समय तक काम करते हैं और बीच में जब छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं ना, तो इन्हीं ब्रेक्स को बोलते हैं हम रिजुविनेशन ब्रेक्स। तो जैसे कि आप देखिए पूरे दिन भर काम करते हैं और बीच में क्या है दोपहर में आप छोटा सा नैप ले लेते हैं ना आधे घंटे का, तो वो जो नैप होता है जो आपने वो ब्रेक लिया वो है रिजुविनेशन ब्रेक। क्योंकि देखिए अगर आप लंबे समय तक लगातार काम करेंगे आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपको ब्रेक की जरूरत होती है। तो बीच बीच में जो ब्रेक लेना ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेस है वो कम होता है और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है और आपका काम करने में मन लगता है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक ले रहे हैं तो सीधा 1-2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका ब्रेक है वो शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। आपको बस ब्रेक लेना है ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे, है ना। तो जो आपका ब्रेक है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिजुविनेशन ब्रेक्स। तो पहला बेनिफिट है फोस्टर क्रिएटिविटी। तो देखिए जब व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है ऐसे में वो जब छोटे छोटे ब्रेक ले लेता है तो ऐसे में वो उसका जो माइंड है ना वो फ्रेश हो जाता है। तो इससे क्या होता है उसकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी बढ़िया रहती है और फिर एनर्जेटिक फील करता है ना, एनर्जी आ जाती है, उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो वो और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। तो जो फिर वो काम करेगा ना और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से करेगा। अगला है रिड्यूस्ड एम्प्लॉय बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है थकावट। तो अगर जो एम्प्लॉय है वो ब्रेक लेता है बीच बीच में तो इससे जो उसकी थकावट है वो कम होगी। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड वेल बीइंग। तो देखिए प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी और जो उसकी जो तंदुरुस्ती है वो भी अच्छी होगी। तो बीच बीच में काम के बीच में ब्रेक लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इससे फिर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपका काम करने में मन भी लगेगा और आप ज्यादा अच्छी तरीके से जो काम है उसको कर पाएंगे। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिजुविनेट माइंड एंड बॉडी। अब देखेंगे कि हम माइंड और बॉडी को फ्रेश करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। जैसे कि जस्ट गो आउटसाइड एंड एंजॉय नेचर। मतलब आप थोड़ी देर अगर आप काम कर रहे हैं लगातार तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बाहर की ताजी हवा खाकर आइए, थोड़ा नेचर को देखिए, है ना, बाहर चिड़िया घोड़े गाड़ी उन सबको देख कर आइए, थोड़ा बीच में ब्रेक लिए, पानी वानी पीजिए, इससे जो माइंड और बॉडी है वो फ्रेश हो जाएंगी। तो देखिए अगर आप तो स्टूडेंट है, अगर आपको भी ये बोला जाता है कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना आपके लिए जरूरी होता है ना। अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आप फिर सब भूल भी सकते हैं, तो ऐसे में बीच में ब्रेक लेना आपके लिए जरूरी होता है। अगला है टेक इन सम रीडिंग मटेरियल्स। अब देखिए एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है, अब उसको ब्रेक मिला है तो ब्रेक में थोड़ी रीडिंग कर सकता है जिससे उसका माइंड फ्रेश हो सकता है। अब वो कुछ भी रीडिंग कर सकता है जैसे कि जोक वगैरह हो सकता है, या फिर जैसे कि आप देखते होंगे ना इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं लोग बीच बीच में, तो ऐसे भी क्या हो सकता है आपका माइंड फ्रेश हो सकता है। और प्राणायाम एंड मेडिटेशन। तो प्राणायाम होता है ना वो जो सांस रोक कर करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब आपको बीच में ब्रेक मिला तो आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा और इससे क्या होगा आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप और फोकस्ड वे में अपना कार्य कर सकेंगे। अगला है प्लान अ ट्रिप। अब देखिए कई बार एम्प्लॉय इतना हफ्तों तक काम करते हैं, महीनों तक काम करते हैं, तो उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए वो एक ट्रिप को प्लान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, वो ट्रिप पर जा सकते हैं और इससे क्या होगा उनका स्ट्रेस कम होगा और माइंड फ्रेश होगा। अगला है ज्वाइन फिटनेस क्लासेस। और आप क्या कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, है ना, योगा कर सकते हैं, कई ऐसी फिटनेस क्लासेस है उनको ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस क्या कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप ये करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और माइंड और बॉडी को फ्रेश कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लीजर एक्टिविटीज।
तो लीजर का मतलब होता है अवकाश यानी छुट्टी। तो ऐसी गतिविधियां जिसमें आप छुट्टी लेते हैं, किससे? काम से। अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो मान लीजिए आप बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपने बीच में क्या करा, आपने इंस्टाग्राम चला लिया, थोड़ा सा यूट्यूब चला लिया, थोड़ा सा फेसबुक चला लिया, तो आपने जो एक्टिविटी करी, ये आपकी जो एक्टिविटी थी, ये कौन सी थी? लीजर एक्टिविटी। तो देखिए लीजर का मतलब यहाँ पे रेफर किया गया है रिचार्ज द बैटरी, मतलब आपकी जो बैटरी है ना उसको रिचार्ज कर देता है ये। और इन एक्टिविटीज की मदद से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है। और देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉय से रिक्रिएशनल एक्सरसाइज करवाती है। ये जो रिक्रिएशनल एक्सरसाइज होती है ये एम्प्लॉयज की मदद करती है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने में। तो ये कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें जो एम्प्लॉयज है उनका मनोरंजन होता है। तो जब एम्प्लॉयज का मनोरंजन होगा तो इनसे जो उनका माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा और फिर वो अपना जो सारा ध्यान है वो काम पर लगाएंगे और इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि ये जो लेजर एक्टिविटी है कितने टाइप की होती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें आप सक्रिय होकर अपने जो माइंड है उसको फ्रेश करते हैं। कैसे? जैसे कि आप जिम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, अपनी कोई भी जो हॉबी है जैसे साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ऐसी सब चीजें करके आप अपने जो एक्टिविटी है वो करते हैं। ये सारी जो एक्टिविटी किसमें आ जाएंगी? एक्टिव लेजर में आ जाएंगी। क्योंकि आप इसमें जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आप एक्टिव है ना, आपकी बॉडी काम कर रही है ना, आप जो भी कर रहे हैं, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, एक्सरसाइज हो, जिमिंग हो, तो उसमें आपकी जो बॉडी है वो कार्य कर रही है। तो ये सारे क्या आप एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे जो भी आप मनोरंजन के लिए कार्य कर रहे हैं ये सारे एक्टिव लेजर एक्टिविटीज होती हैं। अब देखिए पैसिव लेजर, तो पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो ऐसे कार्य जिसमें आपकी जो बॉडी है ना वो एक्टिव नहीं है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो इसमें जो क्या काम कर रहे हैं उसमें आपकी बॉडी तो एक्टिव नहीं है ना, आप एक जगह पड़े हुए हैं और आप बस अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये जितना भी जो कार्य है किसमें आ जाएगा? पैसिव लेजर एक्टिविटी में आ जाएगा। तो यही दोनों में अंतर है। एक्टिव का मतलब जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव है, जिसमें आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं, और पैसिव में होता है जब आप कहीं पर एक जगह पड़े हुए हैं और आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, जिसमें आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है। अब हम देखेंगे लेजर एक्टिविटी के क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए जो भी एम्प्लॉय है उसका जो मूड है वो इम्प्रूव हो जाता है, मतलब तरोताजा हो जाता है उसका दिमाग। अगला है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। अब देखिए उनका जो मूड है वो तरोताजा है ना, माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तो जो भी काम करेंगे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए उनका जब माइंड फ्रेश होगा तो जो भी काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, है ना, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करेंगे। तो इससे क्या होगा? उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी इंप्रूव होगा। अगला है लेसन स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जो है वो कम होगा, है ना। आप ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका मनोरंजन होगा, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अगला है इनहेंस बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो आप देखिए आप बीच बीच में ब्रेक लेंगे, अपना थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे, तो इससे आपका जो फिजिकल है और मेंटल हेल्थ है दोनों इंप्रूव होगा। जैसे मैंने बताया एक्टिव और पैसिव, अगर आप एक्टिव एक्टिविटी करेंगे तो इससे आपका फिजिकल जो हेल्थ है वो अच्छे से इंप्रूव होगा, और अगर पैसिव लेजर एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव होगा। तो जो आप लेजर एक्टिविटी करेंगे उससे आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छे से इंप्रूव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।